एंड वेलकम बैक टू CSI या नेट सिंप्लीफाइड विद पूजा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो जो हमारा ब्लड होता है वो एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि क्यों होता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब इनके थ्री मेन टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं, इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, और हर एक का एक अपना एक क्रूशियल रोल है ताकि वो बॉडी को अलाइव एंड हेल्दी रख सके। तो आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं ना, वो हम ब्लड सेल्स का एक ओवरव्यू देखने वाले हैं। देन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग लाइक इराइथ्रोसाइट्स हैं, दैन ल्यूकोसाइट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हैं, इनको प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं कि इनका कैसे फंक्शन होता है, कैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं, क्या इनका फंक्शनल सिग्निफिकेंस है। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास से डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं कि आरबीसीज क्या हैं, ल्यूकोसाइट्स क्या हैं, थ्रोम्बोसाइट्स क्या हैं। तो आज की क्लास एक जस्ट ओवरव्यू है। उसके साथ साथ आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ आज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स एंड मोनोन्यूक्लियर सेल्स। तो ओके, तो रेड ब्लड सेल्स हमने पढ़ चुके हैं हम लोग कि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट सेल्स हैं ब्लड में। इनके पास हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है लंग्स के अंदर और फिर उसको कैरी करते हैं टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसी वजह से हमारा जो ब्लड है वो हमारा आर्टरीज में रेड नज़र आता है। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कैरी करता है। कहाँ से? टिश्यूज़ से कहाँ पर लेकर जाएगा? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड उसको टिश्यूज़ से वापस लेकर जाता है ये हमारा लंग्स तक फॉर द एक्सलेशन। तो ये हमारे डिस्क लाइक शेप होते हैं। जो हमारे आरबीसीज हैं वो डिस्क लाइक शेप होते हैं, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया मतलब बढ़ जाता है। डिस्क शेप होने की वजह से उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी वजह से वो आसानी से गैस एक्सचेंज कर पाते हैं और भी ज़्यादा एफिशिएंटली। इसके साथ साथ जो डिस्क शेप होता है वो उसकी वजह से क्या होता है, ये वेसल्स के अंदर से आराम से स्क्वीज़ होकर फ्लो कर सकते हैं। देन वाइट ब्लड सेल्स जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये बॉडी के डिफेंस सेल्स हैं, ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स से बाकी फॉरेन इन्वेडर्स की वजह से हमें हार्म कर रहा है हमारी बॉडी को। ये सेवरल टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, आइसनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, और हर एक का एक स्पेसिफिक डिफेंस फंक्शन है। जैसे कि कोई माइक्रोब को इनगल्फ कर रहा है, तो कोई एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोई इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर रहा है। हालांकि ये बहुत कम होते हैं देन द रेड ब्लड सेल्स, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए और हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे प्लेटलेट्स जिन्हें हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये बहुत छोटे छोटे डिस्क शेप होते हैं। ये भी हमारे जैसे आरबीसीज हमारे डिस्क शेप थे, सेम प्लेटलेट्स में हमारे डिस्क शेप होते हैं। और ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब हमारे अंदर, हमारे पास क्या होता है, बोन मैरो के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सेल्स जिन्हें बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं ये हमारे प्लेटलेट्स। तो ये क्या करते हैं, ये पूरी ब्लड में ये सर्कुलेट करते रहते हैं। लेकिन और मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमारे ब्लड वेसल इंजर होगी तो ये फटाफट से रिस्पॉन्ड करते हैं, और जब इंजरी नहीं होती तो ये नॉर्मली सर्कुलेट करते रहते हैं हमारे ब्लड में। जैसे इंजरी होएगी तो ये क्या करेंगे कि वहाँ पे एकदम से प्लेटलेट्स रश करेंगे टू द इंजरी साइट, और वहाँ पे जाके ये एग्रीगेट हो जाते हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक टेम्प्रेरी प्लग बन जाता है ताकि हीलिंग, ताकि ब्लीडिंग हमारी स्टॉप हो सके और हीलिंग को टाइम मिल सके। तो ये ना बहुत अच्छा टॉपिक है प्लेटलेट्स वाला। तो ये हम बहुत अच्छे से आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो क्लॉटिंग प्रोसेस है ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लड लॉस को और वुंड्स को अलाउ करता है कि वो अच्छे से हील कर सकें। नेक्स्ट वी हैव, अब ना ये मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, ये मैं टेबल के बेसिस पे आपको बताने वाली हूँ। क्या होता है कि डॉक्टर्स ना कुछ एक रेफरेंस टेबल यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं हम कंप्लीट ब्लड काउंट, ताकि वो चेक कर सकें कि ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उनकी वो नॉर्मल लिमिट्स के अंदर हैं या नहीं है। अगर वो नॉर्मल लिमिट्स के अंदर नहीं है तो पक्का कोई ना कोई वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि ये ना एक स्टैंडर्ड रेफरेंस रेंज है ब्लड सेल्स के लिए इन अडल्ट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में स्टैंडर्ड क्या रेंज है, रेफरेंस रेंज है अडल्ट्स के लिए, वो इस टेबल में शो करा गया है। ये रेफरेंस रेंज क्लिनिशियंस को हेल्प करती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकें हेल्थ की कंडीशंस,
जैसे कि एनीमिया हो गया, इन्फेक्शन, ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। जब कब होंगी ये सब होंगे जब हमारा ये जो रेंज होता है इससे बाहर हमारा फॉल कर रही है इनकी वैल्यूज़, तब ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। तो हमें ना ये देखना है कि जैसे कि देखिए इसमें ना दो रेंज दी गई है, एक रेफरेंस रेंज है और एक आपकी एसआई रेफरेंस रेंज है। तो जो ये आपकी रेफरेंस रेंज है ये आपकी नॉर्मली जो लैब्स में यूज़ होती है ना, जो एक कन्वेंशनल यूनिट्स हैं, मतलब ओल्डर यूनिट्स हैं, ठीक है। स्पेशली यूएस में ये यूज़ होती थी, ये वाली बात कर रही हूँ मैं, रेफरेंस रेंज। तो और जो ये एसआई रेफरेंस रेंज है ये वर्ल्ड वाइड जो रेफरेंस रेंज यूज़ होती है वो है। और ये वाली रेफरेंस रेंज कौन सी है, मतलब दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, बट ये यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यूनिट्स की वजह से ये थोड़ा इनका वैल्यू आपको दिख रहा होगा। तो ये रेफरेंस रेंज क्या है, ये कन्वेंशनल रेंज है, और ये वाली एसआई रेफरेंस रेंज क्या है आपकी, ये वर्ल्ड वाइड जो यूनिट यूज़ हो रही है। दोनों नॉर्मल रेंज ही हैं बट इनकी यूनिट्स में डिफरेंस है बस, ठीक है। तो अब हम ये देखने वाले हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स की नॉर्मल रेंज क्या है, वो है 4500 टू 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ओके। अब देखिए रेड ब्लड सेल्स कितना है, मेल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ऐसा क्यों, क्योंकि मेल्स की का जो बॉडी साइज़ है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन होता है जिसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है। देन हीमोग्लोबिन, आपको पता है कि ये हमारा रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर रेड ब्लड सेल्स मेल्स में ज़्यादा है देन फीमेल्स, तो हीमोग्लोबिन में मेल्स में ज़्यादा ही होगा देन फीमेल्स। देन हमारा हिमाटोक्रिट, हिमाटोक्रिट क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ योर ब्लड दैट इज़ मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड आपका आरबीसी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो होते रेड ब्लड सेल्स कितने हैं। अब कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड जो आरबीसी से मिलकर बना हुआ है सिर्फ, तो मेल्स में कितना है और फीमेल्स में कितना है, ये भी आप समझ सकते हो मेल्स में क्यों ज़्यादा होगा फीमेल्स में क्यों, क्योंकि आरबीसी ज़्यादा है मेल्स में देन फीमेल्स। देन आपकी अगर नेक्स्ट वैल्यू है मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम। तो एमसीवी आपको बताती है कि आपकी रेड ब्लड सेल्स का एवरेज साइज़ कितना है, ओके। तो वो ये बता रही है। तो अगर देखिए आपका अगर जो ये एमसीवी की वैल्यू है वो 80 से कम है, तो मतलब कि आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया है, जो कि नॉर्मली आयरन डेफिशिएंसी में देखा जाता है। अगर ये 80 टू 100 नॉर्मल साइज है, इसे बोलते हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया, जैसे कि ब्लड लॉस के टाइम या क्रोनिक डिजीज़ के टाइम। लेकिन अगर आपका एमसीवी 100 से मतलब 100 से भी ज़्यादा है तो आपको क्या है, मैक्रोसिटिक एनीमिया है, जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में देखा गया है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में देखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जो एवरेज साइज होता है एमसीवी का, वो डॉक्टर्स को ये समझने में हेल्प करता है कि आपको किस टाइप का एनीमिया हो सकता है, ओके। देन वी हैव मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन। तो जो मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन है वो ये बताता है कि एवरेज अमाउंट कितना है। अगर एक रेड ब्लड सेल की बात करेंगे हम, तो उसमें कितना एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है, तो ये बताएगा आपका MCH। अगर आपका MCH कम है तो इसका मतलब आरबीसीज आपकी क्या है, हाइपोक्रोमिक है, मतलब कि पेल कलर की हैं, नॉर्मली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखा गया है। और अगर आपका MCH ज़्यादा है तो मतलब कि आपका जो सेल है उसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, जो कि मैक्रोसिटिक एनीमियाज में देखा जाता है, जैसे कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के टाइम पे। तो MCH क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग पावर, हर एक रेड ब्लड सेल की ऑक्सीजन कैरिंग पावर को बोलते हैं हम MCH। देन वी हैव मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ये है हमारा MCHC। ये भी सेम वही चीज़ है, पर ये आपको कॉन्सेंट्रेशन वो बता रहा था कितना है, वो ये बताएगा अब एवरेज कॉन्सेंट्रेशन कितना है हीमोग्लोबिन का इनसाइड द रेड ब्लड सेल। तो MCH आपको क्या बता रहा था, MCH बता रहे थे एवरेज अमाउंट कितना है हीमोग्लोबिन का पर सिंगल रेड ब्लड सेल। बट जो MCHC है वो आपको बताएगा कि एवरेज कॉन्सेंट्रेशन कितना है हीमोग्लोबिन का इनसाइड अ रेड ब्लड सेल, ओके। तो MCH क्या है, कितना हीमोग्लोबिन है हर एक आरबीसी में, और MCHC क्या है कि कितना पैक्ड है वो हीमोग्लोबिन हर एक आरबीसी में, ओके। तो आप इसकी नॉर्मल रेंज देख सकते हैं 31% टू 36% हीमोग्लोबिन पर सेल, ओके।
नेक्स्ट वी हैव प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स भी आप देख सकते हैं, आपको पता भी होगा ये तो 1.5 लाख टू 4.5 या 4 लाख पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब। देन तो यही बताया गया है बस इसमें। वी हैव टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो हम वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए दो चीज़ होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब कि उनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, जबकि जो हमारे ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलते। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, जबकि जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल लोब्ड होता है। तो इसमें हमारे न्यूट्रोफिल्स, आइसनोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट्स को हम मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं। तो हम ये पढ़ने वाले हैं अभी। तो देखिए जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं बहुत अलग अलग सब टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनके अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड उनके यूनिक फंक्शंस इन द इम्यून सिस्टम। तो हमारे जो मेजर टाइप्स है ल्यूकोसाइट्स के वो है जैसे न्यूट्रोफिल्स, आइसनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, और इनकी क्लासिफिकेशन की बेसिस पे वी हैव ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ओके, तो देखिए इनका जो मेनली काम है वो इन्वेडर्स को मतलब क्या करते हैं, इनमें से कुछ क्या करते हैं इन्वेडर्स को डायरेक्टली अटैक करते हैं, जबकि कुछ क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के साथ, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। कुछ क्या करते हैं पूरा इनको क्लीन अप कर देते हैं। तो देखिए वी हैव पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, इनको आप पीएमएन्स भी बोलेंगे। ये कुछ ग्रुप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके पास, ग्रुप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स मतलब ये वाला ग्रुप है, इसकी बात कर रहे हैं ये लोग। इनके पास क्या है, जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीपल लोब्स होता है और ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। तो आप इनमें ना इसको आप देख सकते हैं, इनका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड है। आपको ये 2 लोब दिख रहे होंगे, इसमें भी 2 लोब, इसमें 3 लोब, और इनके साइटोप्लाज्म में क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं, जबकि आप इनमें देखेंगे तो इनमें नहीं है, 1 लोब है और ग्रेन्यूल्स भी नहीं है। ओके, तो देखिए जो ये टर्म पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर है ये एक कम्स फ्रॉम द डिस्टिंक्टिव, इनके बहुत डिस्टिंक्टिव मल्टीलोब्ड न्यूक्लियर शेप की वजह से आपको ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर वर्ड यहाँ पे मिला है। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर की तो ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स, आइसनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। तो वही न्यूट्रोफिल्स बहुत अबंडेंट हैं पीएमएन्स में, जो कि क्विकली, एक जैसे इन्फेक्शन आएगा क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, फर्स्ट इन्वेडर होते हैं ये। कैसे ये क्या करते हैं, इनगल्फ कर देते हैं और बैक्टीरिया को या फंगाई को डिस्ट्रॉय कर देते हैं फैगोसाइटोसिस की हेल्प से। आइसोफिल्स क्या होते हैं, बहुत कम कॉमन होते हैं, ये की रोल प्ले करते हैं इन फाइटिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, कब, एलर्जीज के टाइम पर, अस्थमा के टाइम पे। बेसोफिल्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कम कॉमन होते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं और बाकी सब्सटेंसेस जो कि इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं। तो जितने भी पीएमएन्स हैं आप उनको ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, क्योंकि उनकी ये ग्रेन्यूल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में, which contain enzymes and other chemicals for fighting infections and mediating immune response। तो जो मेन फंक्शन है इनका वो है फर्स्ट लाइन डिफेंड, मतलब फर्स्ट लाइन डिफेंडर्स होते हैं ये अगेंस्ट द माइक्रोब्स, स्पेशली इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन के दौरान। तो आप ये बोल सकते हैं जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं वो हमारे स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स हैं विद अ मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, जो कि इनेट इम्यूनिटी और एलर्जिक इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम देखिए इस डायग्राम में भी वही बताया गया है जो मैंने आपको अभी तक बताया है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इनेट एंड एक्वायर्ड पहले बता देती हूँ। इनेट इम्यून सिस्टम और अडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। इनेट इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे ही पैथोजन एनकाउंटर हुआ तो ये एकदम से इमिडिएटली एक्ट करेंगे विद इन आवर्स ऑफ एनकाउंटरिंग द पैथोजेंस, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि ये ब्रॉड रेंज ऑफ इन्वेडर्स, चाहे कितना ही अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेडर है, ये सबके साथ सेम वे में रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक पैथोजन के साथ स्पेसिफिक तरीके से टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं है।
ये हर पैथोजन के साथ सेम ही रिस्पॉन्ड करते हैं, इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती, क्योंकि ये प्रीवियस इन्फेक्शन को ध्यान नहीं रखते, मेमोरी में नहीं रखते। तो ये हर बार क्या करेंगे, देखो अगर एक बार इन्फेक्शन बॉडी में आया, इन्होंने रिस्पॉन्ड करा, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन जब दोबारा सेम इन्फेक्शन आएगा तो वो उसको और स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं, ये सेम रिस्पॉन्ड करते हैं। इनके मेन कंपोनेंट्स हैं कि मेन कंपोनेंट्स में क्या क्या, जैसे कि हमारे फिजिकल बैरियर्स हो गए, जैसे कि स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गई, फेगोसाइट्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस, हमारे नेचुरल किलर सेल्स हो गए, बहुत सारे प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। ये सब हमारे इनिएट इम्यून सिस्टम में आते हैं। अब हम बात करते हैं अडेप्टिव इम्यून। अच्छा, एक चीज़ और, इनिएट इम्यून सिस्टम हमारा कब मतलब डेवलप होता है, जब बेबी हमारा बॉर्न होता है तो विद इन 1 मंथ हमारा जैसी कुछ भी उसकी बॉडी में आएगा ना, लाइक कोई कोई अगर वो फूड भी खा रहा है या फिर कोई ड्रग ले रहा है, ये मतलब कोई भी मतलब ड्रग का इंसेंस, कोई भी मेडिसिन ली, कुछ भी खाया, तो वो हर चीज़ को ना एक फॉरेन पार्टिकल समझता है। तो उस दौरान वो उस IgM एंटीबॉडीज़ हमारी उसकी बॉडी में डेवलप हो जाती हैं। तो वो है हमारे इनेट इम्यून सिस्टम, जो कि खुद ब खुद अपने आप बना है। अडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का मतलब ये क्या होता है कि जब कोई स्पेसिफिक पैथोजन बॉडी में आएगा तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ बनती हैं, ठीक है। जैसे कि जब कोविड के दौरान जो जो भी कोरोना वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करा है ना, तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये ना, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं रिस्पॉन्ड करने में। जो हमारे इनेट इम्यून सिस्टम है वो इतना टाइम नहीं लेता रिस्पॉन्ड करने में, इनको डेज टू वीक्स लग जाते हैं आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर। लेकिन ये बहुत स्पेशलाइज होते हैं, क्यों, ये टाइम तो लेते हैं रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन ये उस इन्फेक्शन को याद रखते हैं फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कि ये वाला पर्टिकुलर पैथोजन बॉडी में आया था, तो अब इसके साथ इस तरीके से रिएक्ट करना है और भी स्ट्रांगली तरीके से। तो ये मेमोरी स्पेसिफिक होता है, ये रिकॉग्नाइज करते हैं और टारगेट करते हैं स्पेसिफिक पैथोजन्स को। ऐसा नहीं है कि हर पैथोजन के साथ ये सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे, स्पेसिफिक पैथोजन के साथ स्पेसिफिक तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स को यूज़ करते हैं, ताकि मतलब जो भी उनकी सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उनके सरफेस पे जो यूनिक एंटीजन्स हैं, ठीक है। तो इनके पास मेमोरी होती है, मतलब ये पैथोजन को फर्स्ट इनिशियल कांटेक्ट के बाद याद रखते हैं, जो कि एक फास्टर और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स है, ताकि फ्यूचर में अगर दोबारा एक्सपोजर होगा तो ये उसको और स्ट्रांगली तरीके से रिएक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन्स में भी यही होता है कि स्पेसिफिक पैथोजन को कुछ अमाउंट में एक तरीके से इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, ताकि बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए, सो दैट जब रियल में वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आएगा नेक्स्ट टाइम, तो उसके खिलाफ बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड हैं, तो वो उसके खिलाफ और भी अच्छे से स्ट्रांगली तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी बॉडी, ठीक है। तो जो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं वो है लिम्फोसाइट्स, जैसे कि बी सेल्स जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और टी सेल्स जो कि किल करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, और ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं, तो आप ही देख सकते हैं ऑनसेट इनका इनेट का एकदम फटाफट से रिस्पॉन्ड इसका कुछ दिन से वीक्स लग जाते हैं। नॉन स्पेसिफिक है, मतलब एक ब्रॉड रेंज ऑफ पैथोजेंस के ऊपर ही रिएक्ट करेगा। ये हाईली स्पेसिफिक है कि जो एंटीजन है उसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो टारगेटेड है। मेमोरी नहीं रहती इनेट इम्यून सिस्टम में, जबकि एक्वायर्ड में रहती है फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगर हम इसकी बात करें तो इस मेन सेल्स कौन कौन से, जैसे फेगोसाइट्स, एनके सेल्स, बैरियर्स, स्किन बैरियर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें हमारे बी सेल्स और टी सेल्स हैं। ये जैसे कि एग्जांपल, हमारी स्किन इंजरी हुई है तो उस दौरान इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसमें वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी होती है, ये 2 एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो ये दोनों के दोनों सिस्टम्स एक रैपिड और एक जनरल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बस यही देखना था इनेट और इम्यून में। तो हम कहाँ पर थे, हाँ। तो अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स के टाइप्स का एक ओवरव्यू देख रहे हैं। ये ना जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए, आइसोफिल्स, बेसोफिल्स, या लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं जब हम WBCs का टॉपिक, जब हम ये WBC का टॉपिक अलग पढ़ेंगे, RBC का टॉपिक अलग पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स का टॉपिक अलग पढ़ेंगे, उस दौरान इनको और अच्छे से देखेंगे। तो आप फिर भी सुन लीजिए। न्यूट्रोफिल्स के हमारे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं, आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा अबंडेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है।
ये टिपिकली हमारा 40 to 75% बनाता है, और जितने भी सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट जितने भी सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें से 40 से 75% हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये एक्ट करते हैं एज इम्यून सिस्टम का फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और क्विकली मूव करते हैं टू द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। जैसे ही इन्फेक्शन या इंजरी होगी तो उस टाइम मतलब फर्स्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं वो न्यूट्रोफिल्स देते हैं। ये एक्सपर्ट फेगोसाइट्स है, मतलब कि ये एनगल्फ कर देते हैं और बैक्टीरिया और जो भी पैथोजन है उसको ये एनगल्फ करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। तो ये एक्सपर्ट फेगोसाइट्स हैं। इनका फास्ट और एग्रेसिव एक्शन हेल्प करता है इन्फेक्शन को स्टॉप करने में बिफोर दे कैन स्प्रेड फर्दर। तो ये न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं ताकि हेल्थ और मेंटेन रहे और बॉडी को माइक्रोबियल थ्रेट्स के अगेंस्ट डिफेंड किया जा सके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स कौन कौन से थे, आइसोफिल्स और बेसोफिल्स। ये कम कॉमन टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं। टुगेदर इनका ये जो टुगेदरली ये 1 to 6% बनाते हैं ऑफ ऑल द ल्यूकोसाइट्स सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। आइसोफिल्स क्या है, टिपिकली 1 to 4% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। इनके मेन फंक्शंस हैं जैसे कि पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करना, एक्टिवली इन्वॉल्व करना बॉडी के एलर्जिक रिस्पॉन्स में, हाइपर सेंसिटिविटी जैसे कि अस्थमा में या हे फीवर में। बेसोफिल्स क्या है कि 0.5% टू 1% होते हैं ये सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स के, और ये रेयरेस्ट होते हैं। बेसोफिल्स रिलीज़ करते हैं हिस्टामीन को एंड बाकी अदर केमिकल्स को जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं इन रेगुलेटिंग द एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लेमेशन, एंड ये कुछ सर्टेन पैरासाइट्स के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं। तो ये दोनों टाइप ऑफ सेल जो होते हैं इनके पास ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है। मैंने बता दिया था आपको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स में कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ये एलर्जीज़ में, इम्यून्स डिफेंस में, थ्रू देयर ओवरऑल नंबर्स, ठीक है, इन द ब्लड। दो इनका जो नंबर है वो बहुत कम है दैन न्यूट्रोफिल्स, स्टिल ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, ओके। देन वी हैव मोनोन्यूक्लियर सेल्स। मोनोन्यूक्लियर सेल्स जैसे कि मोनोन्यूक्लियर सेल्स मतलब जिनका सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस है और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ये ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हमारे मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं। इसमें आते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड होते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। तो जो हमारी मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं जैसे कि लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये 20 to 50% ऑफ ऑल द वाइट ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन ब्लड। इनके ये जो सेल्स हैं ये नोटेबल हैं कि इनके पास सिंगल और राउंड न्यूक्लियस है, इन कॉन्ट्रास्ट विद जो हमारी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स थे वहाँ पे हमारे मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई थे। इसमें जैसे कि हमारे आएंगे लिम्फोसाइट्स, ये मोस्ट अबंडेंट हैं मोनोन्यूक्लियर सेल्स के, इनमें बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स हैं। लिम्फोसाइट्स टिपिकली हमारे बनाते हैं 20 to 40% ऑफ टोटल वाइट ब्लड सेल्स का काउंट। मोनोसाइट्स क्या है, ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, आपको याद रखना पड़ेगा ये, और ये 2 to 8% होते हैं ऑफ द सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट। टुगेदर अगर हमारे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं तो वो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं अडेप्टिव और इनेट इम्यून सिस्टम्स में, ताकि वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके इन्फेक्शन से और डेड एंड एबनॉर्मल सेल्स को रिमूव कर सके। दे डिस्टिंक्टिव जो इनका एक सिंगल अनलोब्ड न्यूक्लियस है ना, ये एक इनका की फीचर है कि इनको माइक्रोस्कोप में जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर देते हैं। जब हमें दिखता है कि ये तो सिंगल अनलोब्ड न्यूक्लियस है तो मतलब ये पक्का हमारे मोनोन्यूक्लियर सेल्स या, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। तो इनका जो इम्यून सिस्टम है वही सेम मैंने आपको बता दिया है। ये इम्यून सिस्टम हमारे दो स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्यूनेट एंड अडेप्टिव। ये दोनों एक तरीके से मिलकर काम करते हैं, लेकिन इन दोनों के डिस्टिंक्टिव रोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये हम देख चुके हैं इनेट इम्यून सिस्टम एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। देन वी हैव लिम्फोसाइट्स। अब हम बात करते हैं मोनोन्यूक्लियर सेल्स के बारे में, के टाइप्स के बारे में। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बहुत ज़रूरी इम्यून सेल्स हैं हमारी बॉडी के लिए, जो कि सेवरल पावरफुल एंड कोऑर्डिनेटेड डिफेंस फंक्शंस रोल प्ले करते हैं ताकि बॉडी को इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट करा जा सके। एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जो कि डायरेक्टली बाइंड करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, मार्क करते हैं बैक्टीरिया को, वायरसेस को, टॉक्सिन्स को, ताकि इम्यून सेल्स उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। फेगोसाइटोसिस कोऑर्डिनेशन,
वाइल डायरेक्ट फैगोसाइटोसिस इज मोस्टली डन बाय अदर वाइट सेल्स, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स हैं वो जैसे कि सर्टेन टी सेल्स हैं वो इन्हांस करते हैं और रेगुलेट करते हैं फैगोसाइटोसिस के कोई प्रोसेस को। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि जो बी सेल्स और सब टाइप्स हैं टी सेल्स के, वो प्रेजेंट करते हैं पैथोजेंस, फ्रेगमेंट्स ऑफ पैथोजेंस टू अदर इम्यून सेल्स, ठीक है, ताकि वो स्टिमुलेट कर सके मोर रोबस्ट एंड प्रिसाइज इम्यून रिस्पॉन्स। साइटोकाइन प्रोडक्शन, लिम्फोसाइट्स रिलीज करते हैं कुछ केमिकल मैसेंजर्स जिन्हें बोलते हैं साइटोकाइंस। ये हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में और एम्पलीफाई करने में एक्शंस ऑफ मेनी इम्यून सेल्स ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन और इम्यून रिएक्शन। तो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स में आप देख चुके हैं बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। बी सेल्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए, यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, जो ये डेवलप करते हैं हमारे प्लाज्मा सेल्स के अंदर, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और मेमोरी बी सेल्स बनाते हैं विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। जबकि जो टी सेल्स हैं वो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ये इंक्लूड करते हैं हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो कि किल करते हैं इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल्स को, और रेगुलेटरी टी सेल्स जो कि सप्रेस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को ताकि वो एक्सेस एक्टिविटी को प्रिवेंट कर सकें। देन वी हैव नेचुरल किलर सेल्स। ये इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का ही पार्ट है। ये सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं वायरस इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स को विदाउट प्रायर एक्टिवेशन। ओके, तो लिम्फोसाइट्स क्या है, इम्यून सिस्टम का एक तरीके से हार्ट है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इन्वेडर्स को, टारगेटेड डिफेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और पैथोजेंस को रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं बाकी इम्यून फंक्शंस को, ताकि बॉडी को हेल्दी रखा जा सके। इनके जो नंबर और टाइप्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के, इनके ल्यूकोसाइट्स के ब्लड के अंदर, वो चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़ और द बॉडी कंडीशन। तो ये चेंजेस एक क्रिटिकल डायग्नोस्टिक क्लू देते हैं डॉक्टर्स को। कैसे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूजुअली एन इंक्रीज इन द टोटल वाइट ब्लड सेल काउंट, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स का इंक्रीज देखा जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। इसको बोलते हैं हम न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो बॉडी के फर्स्ट डिफेंडर, प्राइमरी डिफेंडर अगेंस्ट बैक्टीरिया। वायरल इन्फेक्शंस में आप देखेंगे लिम्फोसाइट्स का इंक्रीज देखा जाता है, जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। ये क्या होता है, सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं हमारे टारगेटेड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के लिए, ठीक है। हाउएवर कुछ वायरल इन्फेक्शंस इलनेस जैसे कि HIV एड्स कैन लोअर द लिम्फोसाइट काउंट्स लीडिंग टू इम्यून डेफिशिएंसी। इनमें क्या होता है कि ये क्या इन डिजीज़ में क्या होता है कि ये लिम्फोसाइट काउंट्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से इम्यून डिफिशिएंसी होती है हमें। पैरासिटिक इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज, इस दौरान आइजनोफिल्स और आइजनोफिल्स का इंक्रीज देखा जाता है और कभी कभी बेसोफिल्स का भी। ये कुछ पैटर्न्स हमारे देखे जाते हैं अस्थमा में और एलर्जिक रिएक्शंस में। ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे कि ल्यूपस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसके दौरान ओवरऑल WBC का काउंट बढ़ जाता है, ठीक है, और इनके जो स्पेसिफिक सब टाइप्स में वो फ्लक्चुएशन देखे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्रिएट करते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और इवन द इम्यून डेफिशिएंसी। अब जो बोन मैरो डिजीजेज हैं जैसे कि ल्यूकीमिया, दैन लाइफोमा, दीज कैन लीड टू अ सर्ज ऑफ इमेच्योर एंड और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। इस दौरान इमेच्योर और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स देखने को मिलते हैं। ऑफन क्राउडिंग इतने ज़्यादा होते हैं और इनका सर्ज इतना ज़्यादा होता है कि ये क्राउड मतलब हेल्दी सेल्स को भी डोमिनेट करते हैं उनके नंबर में और कम्प्लीटली ऑल्टर कर देते हैं नॉर्मल प्रोपोर्शंस को। मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट्स, ड्रग्स जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिजिकल स्ट्रेस जैसे कि ट्रॉमा या बर्न्स, एज वेल एज जो कीमोथेरेपी होते हैं, इस दौरान भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देखा जाता है टोटल वाइट ब्लड सेल नंबर्स में, और इनके सब टाइप के में भी एक सब टाइप के बैलेंस में भी शिफ्ट देखा जाता है, ठीक है। तो ये वही बताया गया है समरी जो मैंने अभी आपको बताई है। डॉक्टर्स इन पैटर्न्स को इवैल्यूएट करते हैं, उनके साथ साथ सिम्टम्स और बाकी टेस्ट रिजल्ट्स को भी देखते हैं ताकि वो डायग्नोस, मॉनिटर और मैनेज कर सके वाइड रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशंस को। हर एक डिफरेंट वाइट सेल टाइप डॉक्टर को ये क्लू देता है कि क्या हो रहा होगा बॉडी के अंदर, कौन से टाइप ऑफ इलनेस है, इन्फेक्शन है या इम्यून डिसऑर्डर है जो पेशेंट में हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर्स
इन्हीं सिर्फ इसी के ऊपर रिलाई नहीं करते, इसके साथ साथ वो डिफरेंशियल काउंट देखते हैं जो कि एनालाइज करता है इनकी परसेंटेज और एब्सोल्यूट नंबर ऑफ WBC सब टाइप, ठीक है। डिफरेंशियल काउंट क्या होता है कि क्रिटिकल इंसाइट देता है ताकि डॉक्टर्स को हेल्प कर सके वो डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में। तो डिफरेंशियल काउंट कैसे मैटर करता है वो हम देखते हैं। इसमें देखते हैं जो वेरिएशंस इन द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, आइजनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये रिवील करते हैं अंडरलाइंग इलनेस के कॉज को। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स बढ़े हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जबकि अगर आइजनोफिल्स बढ़े हैं तो एलर्जीज़ या पैरासिटिक डिजीज़ होगी। जबकि WBC की सब टाइप्स में शिफ्ट देखा गया है तो हो सकता है ल्यूकीमिया हो या इम्यून डिसऑर्डर हो या बाकी कुछ ब्लड डिजीज़ हो। डिफरेंशियल काउंट्स को यूज़ करा जा सकता है डिजीज़ के प्रोग्रेशन को भी ट्रैक करने के लिए, और जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन्फेक्शन उसके अगेंस्ट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, इम्यून सिस्टम की कंडीशंस कैसी है, जैसे कि और उसके साथ साथ कैंसर्स को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि ल्यूकीमिया, लाइफोमा, एबनॉर्मल सेल्स के डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट हाईलाइट करते हैं एबनॉर्मल और इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये फाइंडिंग्स सजेस्ट करती हैं बोन मैरो के डिसऑर्डर्स को, ल्यूकीमिया को और सीवियर इन्फेक्शंस को। तो इन सब को एग्जामिन करके हम स्पेसिफिक प्रपोर्शंस ऑफ WBC सब टाइप्स को एग्जामिन करके जो डिफरेंशियल काउंट होता है वो डॉक्टर्स को एक क्लियर और एक प्रॉपर पिक्चर देता है देन द टोटल काउंट अलोन लीडिंग टू, तो मतलब हर एक का काउंट देखना ज़रूरी है, देन द टोटल काउंट अलोन लीडिंग टू बेटर डायग्नोसिस एंड पेशेंट केयर। तो आज हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इराइथ्रोसाइट्स, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, जो कि हम प्रॉपरली अब स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने एक ओवरव्यू देखा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।